हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और मैं आज आपके साथ फिर जुड़ चुकी हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन के लिए, जहां पर मैं आपको बताने वाली हूँ जो भी गेट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वेदर वो बीटी, एक्सेल या फिर EY के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आप अपनी जो रैंक है वो अंडर 50 कैसे ला सकते हैं। चलिए जानते हैं। और अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए और कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पर। तो अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए और मैं साथ साथ गेट बीटी और गेट एक्सेल और साथ साथ आईटी जो जैम है उसके लिए मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप जाके जो वीडियोस हैं उनको रिकमेंड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट पहले से जनरेटेड है। ठीक है गाइस, सबसे पहले बात करते हैं अंडरस्टैंड द एग्जाम इनसाइड आउट, यानी कि आपको सबसे पहले एग्जाम के बारे में अच्छे से पता होना जरूरी है। उसका पैटर्न क्या आता है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप पहले 5 साल के मतलब पिछले 5 साल के पेपर्स निकाल के आप देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, सिलेबस क्या है, कौन कौन से आपको जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ना है। तो ये सब इनसाइड आउट होना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो टोटल 65 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 मार्क्स होता है, 3 आवर्स होता है। गाइस ये CBT होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ये ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है। यहाँ पे आपको 3 सेक्शंस यहाँ पर जो सेक्शंस होते हैं वो जनरल एप्टीट्यूड का 15 मार्क्स का है। अगर आपका जनरल बीटी है यानी कि बायोटेक्नोलॉजी है तो आपका इंजीनियर मैथमेटिक्स आता है। अदरवाइज आपको बायोटेक्नोलॉजी के लिए कोर सब्जेक्ट, लाइफ साइंसेज के और साथ साथ इवोल्यूशन इन इकोलॉजी के लिए अलग अलग आपको सब्जेक्ट्स को रेफर करना पड़ेगा और वो ही ज्यादा मार्क्स स्कोर करता है, यानी कि ऑलमोस्ट 70 to 80% वहां से चीजें पूछी जाती है। और गाइस इसके अंदर भी 3 टाइप के आपके पास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वेदर आपके पास MCQ पूछा जा रहा है, MSQ पूछा जा रहा है या फिर आपके पास NAT यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप पूछे जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको MSQ और NAT देखने को मिलेगा और यही आपकी रैंक भी बनाती है। ठीक है, यानी कि आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी और जो भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है यानी कि जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ते हैं और दूसरी स्ट्रैटेजी में हाई यील्ड स्मार्ट सिलेबस, यानी कि आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए, वेटेज के बारे में पता होना चाहिए कि किस पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किसको आप नजरअंदाज भी कर सकते हैं। किसको एक कुछ चैप्टर्स होते हैं जो आपकी डू और डाई वाले चैप्टर्स होते हैं, यानी कि आपको करना है, मतलब करना ही है एक्चुअली, और एक वो वाले चैप्टर्स आ जाते हैं जहां पर आपको मतलब इस लाइक आप नहीं भी करेंगे तो ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स निकाल के वहां पे टॉपिक वाइज वेटेज देखनी पड़ेगी। तो अगर आप वेटेज कंसिडर करेंगे तो आपको बायो प्रोसेस, बायो इंजीनियरिंग, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी जो भी उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, लाइफ साइंसेज तो उनके लिए बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज वहां पर आपको पूरा सेक्शन चूज करना होता है और उसी सेक्शन के बेसिस पे आपको सारे के सारे आंसर्स करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो टॉपिक्स है गाइज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और जो भी BT की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बायो प्रोसेस, बायो इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे जाके लेक्चर्स देख सकते हैं CSIR नेट अड्डा 24/7 चैनल पर ही। ठीक है गाइस, स्मार्ट सोर्स सिलेक्शन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा नहीं आपको 50 नोट्स पढ़नी है, 50 किताबें पढ़नी है, जस्ट लाइक कि आप किसी भी एक टीचर या फिर 2 टीचर जो भी आपको पसंद है और जिनसे भी आपको चीजें समझ में आती है आप उनको एक तरीके से जस्ट लाइक मान लीजिए और उन्हीं को ज्यादा रेफर कीजिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप इस पे जा रहे हैं फिर इस पे जा रहे हैं, तो इससे आपकी जो तालमेल है वो बिगड़ जाएगी और जितने आपके पास मिनिमम चीजें होंगी ना उतना ही ज्यादा आपका मैक्सिमम रिजल्ट भी आने वाला है। यानी कि आपको सोर्सेज अपने लिमिटेड रखने हैं, रिवीजन पे ध्यान देना है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और जो भी आपको YT पे या फिर जहां पे भी आप अगर पेड ले रहे हैं तो जो भी आपको टीचर पसंद आ जाता है तो आप उनको एकदम लगकर अगर फॉलो करेंगे तो आपका आसानी से निकल जाएगा। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपके पास ज्यादा चीजें मटेरियल होना इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे जो बच्चे हैं वो नोट्स के पीछे भागते हैं। कभी भी आप किसी के भी नोट्स के पीछे मत भागिए, बिकॉज अगर आप खुद पढ़ेंगे ना, बिकॉज जैसे मेरा पढ़ने का तरीका होता है तो मेरा पढ़ने का तरीका अलग होता है। मैं नोट्स में कुछ और चीजें मेंशन कर रही होती हूँ तो वो चीजें किसी दूसरे पर्सन को समझ नहीं आती। ठीक है, तो आप कभी भी नोट्स के पीछे मत भागा कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है गाइस स्टडी प्लान। तो आपको अपना जो स्टडी प्लान है वो स्मार्टली डिजाइन करना पड़ेगा। पहले फेज के अंदर, पहले 3 महीने के अंदर आप जितना भी कोर सब्जेक्ट की नॉलेज ले सकते हैं आप नॉलेज लीजिए, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाइए, फिर 2 महीने, 2 से 1 महीने जब आखिरी के बच जाते हैं तो आप फुल मॉक टेस्ट दीजिए, एनालिसिस कीजिए कहाँ पे आपकी गलती हो रही है, किसको आप चेंज कर सकते हैं, कि आखिरी समय में यानी कि जब आपका फरवरी में गेट BT, एक्सेल या फिर EY का एग्जाम होने वाला है तब आप आराम से चिल कर रहे होंगे और जो भी आपकी छोटी मोटी मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स हो रही होंगी आप उनको कवर करने की कोशिश कर रहे होंगे।
नेक्स्ट आपके पास स्ट्रैटेजी आ जाती है पीवाईक्यू ड्राइवन अप्रोचेस, यानी कि पिछले साल किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप प्रैक्टिस भी उसी तरीके के क्वेश्चंस की कीजिए, है ना। ऐसा नहीं है कि पूछा कुछ जा रहा है लेकिन आप प्रैक्टिस कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी मतलब तालमेल नहीं बैठने वाला। तो आप पेपर सॉल्व कीजिए और हो सके तो बार बार पेपर सॉल्व कीजिए, 2 से 3 बार कीजिए, और लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स को एनालिसिस कीजिए कि किससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो भी आपके पास देखिए कि आपके पास सबसे पहले जब भी आप एग्जाम्स देते हैं तो आपको अपना एरर को ट्रैक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं। अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे तो वो गलतियां बार बार होती रहेंगी, और एक समय जब आपका एग्जाम आएगा तो वही गलतियां आपकी बहुत बड़ी हो जाएंगी। तो हर एक रॉन्ग आंसर से पूछे कि ये आंसर गलत क्यों हो रहा है, इट्स जस्ट लाइक कि आपने वो चीज पढ़ रखी है, अगर फिर भी वो आंसर गलत हो रहा है तो कुछ ना कुछ फॉल्ट है, आपको एक बार दोबारा बैक जाके रिवीजन करने की जरूरत है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं फिर भी वो गलत हुआ है तो फिर आपको उसको एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इनोवेटिव टूल्स आते हैं। तो बहुत सारे बच्चों की इश्यूज होती है कि रिटेंशन कैसे रहे, इतना सारा सिलेबस है, इतना कुछ पढ़ना है, तो वो रिटेन कैसे रहे। तो रिटेन होने के मतलब कुछ तरीके होते हैं, जैसे आपके फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं, जहाँ पे भी आप सोते हैं वहाँ पे छोटे छोटे स्टिकी नोट्स डाल सकते हैं, जस्ट लाइक जब भी आप उठते हैं आँख खुलती है तो जस्ट लाइक कि एक लुक आप उन पे देख सके। साथ साथ आप फेमेन टेक्निक है, जो फेनमैन की टेक्निक है, आप वो यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपने कुछ पढ़ा और आप एक खाली पेपर लेके बैठ जाइए और आप खुद ही को समझाने की कोशिश कीजिए, खुद ही को पढ़ाइए कि मैंने ऐसे ऐसे पढ़ा था, ये हुआ था, मतलब इस तरीके से आप ये चीजें कर सकते हैं, तो वो आपके पास चीजें हैं रिटेन भी रह सकती है। साथ साथ आप माइंड मैप्स भी बना सकते हैं, जस्ट लाइक बोरिंग चीज को आप कोई डायग्राम या फिर फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ साथ पोमोड्रो टाइमर कर सकते हैं। जस्ट लाइक हर समय पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं होता है गाइज, आपको पेपर जब भी आप पढ़ रहे होते हैं आपको 10 से 15 मिनट का बीच में ब्रेक भी डालना पड़ेगा, जिससे आपकी खुद की जो पावर है, यानी कि जो फोकस और कंसंट्रेशन की जो पावर है वो खुद ब खुद क्या होती रहेगी, इंक्रीज। इज जस्ट लाइक कि आपने 1-1.5 घंटा पढ़ लिया और उसके बाद आप पावर नैप लीजिए या फिर कुछ मेडिटेशन कर लीजिए, या फिर जो भी आपका मन कर रहा है कुछ खाने का, जैसे भी आप अपने आप को मूड अच्छा अपलिफ्ट कर सकते हैं, आप वो चीज कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाता है प्रैक्टिस ग्रेटर देन थ्योरी, यानी कि आपको थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, बिकॉज आपका पूरा पेपर न्यूमेरिकल बेस्ड होता है। न्यूमेरिकल में थ्योरी काम नहीं आती है, जस्ट लाइक कि आपने कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है डिसिप्लिन नॉट मोटिवेशन, यानी कि जो भी आपके पास डिसिप्लिन आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, यानी कि आपको जो कंसिस्टेंसी है वो सिंपली मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना। तो जो भी टॉप रैंकर्स होते हैं वो कोई एक रूटीन फॉलो करते हैं, जो ही आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, उसको रिपीटेशन करना पड़ेगा। तो आपके पास 2 से 3 आपको क्वालिटी आवर्स हर दिन के निकालने पड़ेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और गाइस अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप सिंपली यहाँ पर फिर से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।